जय हिंद। स्वागत है आपका ओरिजिन आईएएस में। आज हम चर्चा करेंगे 25 जनवरी की। तारीख है 25 जनवरी। आप जानते हैं हम सारे द हिंदू पेपर्स में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं उनकी चर्चा करते हैं इस सेशन में। आज के सेशन में आप देखिए तो बहुत सारी खबरें हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। पहुँचते हैं हम नंबर 6 के पेज पे, जो हमारे लिए हमेशा से ज़रूरी रहा है यूपीएससी की तैयारी के लिए। नंबर 6 पेज पे देखिए, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल तो ये वाला है। अब देखिए ये वाला महत्वपूर्ण आर्टिकल क्यों है, इसके बारे में ज़रा सी मैं आपसे चर्चा कर लूँ। पहले नंबर तो एक बात समझ लीजिए कि ईरान, यहाँ पे हो गया यूएस और यहाँ पर है अपना इंडिया। यूएस ने ईरान पर सैंक्शंस लगाए। ईरान गैस भेजता था इंडिया के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। चाबर पोर्ट है और भी ट्रेड चल रहा था, वो सारा इंडिया को बंद करना पड़ा। तो ईरान पे सैंक्शंस यूएस ने लगाए, लेकिन उससे जो इम्पैक्ट पड़ता है वो इंडिया की इकोनॉमिक्स पे पड़ता है। इंडिया के जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं उनके ऊपर असर पड़ता है। अब इससे ये समझ में आता है कि जैसे ही रिजीम चेंज हुआ है, रिजीम चेंज होने की वजह से जैसे ही ट्रंप जो है वो बाहर निकले व्हाइट हाउस से और जो बाइडेन अंदर पहुंचे, यहाँ पर आप देखेंगे कि ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील थी उसको बात करी जा रही है कि हम रीइंस्टेट करेंगे, रीइंस्टॉल करेंगे, उसमें हम वापस जाएंगे, जिसको आप JCPO के नाम से जानते हैं। एक एग्रीमेंट था, जॉइंट स्टेटमेंट्स थी, बहुत सारे जो नेशंस हैं, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, ये सारे मिलके इन्होंने एक प्रॉपर अरेंजमेंट डेवलप किया था। प्रॉब्लम ये हुई कि ट्रंप जो है वो यूनिलैटरली बिना किसी से पूछे, बिना बातचीत किए उस पर्टिकुलर सेटअप से बाहर आ जाते हैं। चर्चा होती है इस आर्टिकल में, मोहम्मद अयूब कहते हैं कि देखिए यूएस के पास इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही चैलेंजेस रहने वाले हैं। एक तरफ चाइना और रशिया के रूप में चैलेंज देखने मिलने वाला है, साथ में जो नए प्रेसिडेंट बने हैं उनके लिए ईरान के साथ भी एक डील या एक एग्रीमेंट करने में परेशानी होने वाली है। हमें पता है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, जिसकी वजह से उस पूरे एरिया में जहाँ पर इजराइल, सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज़ हैं, इंस्टेबिलिटी आ सकती है। इंस्टेबिलिटी भी आ सकती है, साथ में वो घबरा भी जाएंगे क्योंकि बिल्कुल बाजू में उनका जो नेबर है वो न्यूक्लियर बॉम्ब लेके बैठा है। जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया धमकियाँ देती है कि हम कभी भी बटन दबा देंगे, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, वी आर ए न्यूक्लियर स्टेट, न्यूक्लियर वेपन स्टेट, वो चीज़ यहाँ पर भी हो सकती है अगर ईरान भी अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर ले। तो ज़रूरत है कि वो जो अपनी न्यूक्लियर पावर है उसको पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाए, ये इंश्योर करें। करेंटली अगर आप देखें तो ये पता चलता है कि ईरान ने जो सैंक्शंस लिमिट थी उस सैंक्शन लिमिट से लगभग 8 टाइम्स ज़्यादा स्टॉक पाइलिंग कर ली है। जो न्यूक्लियर मटेरियल की ज़रूरत होती है उसको इकट्ठा कर लिया है। तो ये जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है, जिसको मैंने आपको बताया JCPOA, ये जो पर्टिकुलर प्लान ऑफ एक्शन है, इसके तहत जितना अमाउंट या जो कंसिडरेशंस दी गई थी उससे जैसे ही ट्रंप बाहर निकलते हैं तो ईरान जो है वो सैंक्शंस तो लग गए ईरान पे, लेकिन ईरान भी आर्म ट्विस्टिंग करने लगता है अपने तौर पे कि ठीक है तुम हमारी बात नहीं मान रहे हो, हम तुम्हारी नहीं मानेंगे, और हम स्टॉक पाइलिंग शुरू करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम ईरान और यूएस के डिस्कशन में इंडिया और ईरान का और इंडिया और यूएस का भी एक एंगल जोड़ के देखें कि आखिर ईरान के साथ अगर कोई भी इक्वेशंस चेंज होती हैं यूएस की तो उससे इंडिया पर क्या असर पड़ेगा। पहली चीज़ तो अगर ईरान पे से सैंक्शन हटता है तो इंडिया जो गैस सप्लाई के लिए ईरान पर डिपेंडेंट था, हमें गैस सप्लाई प्रॉपर इंश्योर हो सकती है, नंबर एक। नंबर दो, देखिए सैंक्शंस हटने से ट्रेड एंड कॉमर्स तो बढ़ता ही है, साथ में जो चाबार पोर्ट है वो भी बहुत ही एफिशिएंट तरीके से इंडिया कंट्रोल करता है, इंडिया के हाथ में है, वो चीज़ इंडिया कंट्रोल कर पाएगी, इंडिया उससे फ़ायदा उठा पाएगी। इसके बाद कहा जाता है जो अफगानिस्तान और ईरान से जो एक रोड बनाने की बात करी जा रही है, जिसमें इंडिया का प्लान है कि पाकिस्तान को बाईपास करना है, वो चीज़ भी इंडिया इफेक्टिवली कर पाएगी, क्योंकि अफगानिस्तान से ईरान जो रोड जाने वाली थी वो सैंक्शंस की वजह से काम नहीं कर पा रही, इनएक्टिव हो जाता है, जो वो एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने का प्रयास किया जा रहा था। अगर सैंक्शंस हटते हैं ईरान के ऊपर से और ईरान वापस जो ये पर्टिकुलर JCPO जो प्लान ऑफ एक्शन का एक पर्टिकुलर सेटअप है इसमें वापस आता है, तो इससे दोनों को फ़ायदा होने वाला है, ईरान को भी, यूएस को भी, साथ ही साथ इंडिया को। पहली बात करें हम ट्रंप की, तो ट्रंप ने कोएर्शन का सहारा लिया। उन्होंने बात की कि हम फोर्स लगाएंगे, हम सैंक्शंस लगाएंगे और ईरान से हम अपनी बातें मनवाएंगे। दूसरी तरफ जो नए प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, ये कहते हैं कि हम बाइडेन ये कहना चाहते हैं कि हम डिप्लोमेसी के सहारे, डिप्लोमेटिक
वे से, डिप्लोमेटिक रूट के थ्रू हम शांति स्थापित करने का प्रयास करेंगे, प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन तैयार करने का प्रयास करेंगे। इन सारी चीज़ों को आपको एंगल्स को लेकर चलना है, और आप चाहें तो इसके ऊपर आप आंसर लिख सकते हैं इंडिया, ईरान और अमेरिका के रिलेशंस को लेके। तो ये एक महत्वपूर्ण आर्टिकल जिसकी हमने चर्चा की। नीचे आइए, ये बड़ा ही गजब का आर्टिकल है, इसके बारे में आपसे मैं बात करता हूँ। यहाँ पर राइटर कहते हैं, आप खुद जान रहे हैं फार्म प्रोटेस्ट चल रहा है, हर नई सरकार के साथ फार्म रिफॉर्म्स आते हैं। आपने ये भी देखा है कि नए नए रिफॉर्म्स लाए जाते हैं, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म लाया जाएगा, डबल करने की बात करी जाएगी कि फार्मर जो है उनकी इनकम डबल हो जाएगी 2022 तक। इस तरीके के जो जुमले हैं वो अक्सर आपको सुनने मिलते हैं। यहाँ पर जो एएस मित्तल है राइटर, ये काफ़ी बारीक बात करते हैं और सही बात करते हैं। ये कहते हैं कि इतना फार्म वेवर होता है, इतना पैसा दिया जाता है, सब्सिडीज़ के फॉर्म में दिया जाता है या फिर वेवर के फॉर्म में दिया जाता है, उधार के फॉर्म में भी दिया जाता है। किसान लोन से, क्रेडिट जो बैंक से उनसे लोन लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं, साथ में सरकार भी बहुत सब्सिडी देती है, एमएसपी का जो प्राइस है उसको भी ज़्यादा रखा जाता है। आखिर उसके बावजूद भी जो हमारा फार्मर है देश का, वो परेशान क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं। किसान कहते हैं ये जो भी मुख्य स्कीमें हैं, चाहे लोन की बात करें या सब्सिडीज़ की बात करें, इनका जो फ़ायदा है, असल जो मज़ा है, वो बड़े फार्मर्स जो होते हैं वो उठा लेते हैं। बड़े फार्मर्स को इससे ज़्यादा एडवांटेज होता है। जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो बाहर रह जाते हैं, एक्सक्लूड हो जाते हैं, इस पर्टिकुलर जो स्कीम्स हैं इनका लाभ नहीं ले पाते। तो इसके बारे में चर्चा की गई है, आप इस आर्टिकल को पढ़ें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनकी बात करी गई है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये कहते हैं, जिस तरीके से एक सिस्टम है सरकार का, जनधन मोबाइल, जैम कहते हैं इसको। तो इसमें क्या किया जाता है कि आदमी का जो मोबाइल नंबर है और आधार कार्ड है उसके साथ में बैंक अकाउंट को कंबाइन कर दिया जाएगा, और इस ट्रिनिटी का यूज़ करके, इन तीनों चीज़ों को यूज़ करके उसके बैंक अकाउंट में पैसे भेजे जाते हैं। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र कहा जाता है जिसको। यहाँ पर राइटर कहते हैं कि जो मोबाइल फ़ोन पेनिट्रेशन है जो लगभग 90% हो गया भारत में, हम इस मोबाइल फ़ोन पेनिट्रेशन का, डिजिटल जो एक रेवोल्यूशन है उसका उपयोग करें, और इससे हम फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के प्रयास करें और ज़्यादा फार्मर्स को इंक्लूड करें। जो आज छोटे और मंझले जो फार्मर्स हैं जो एक्सक्लूडेड हैं इस मेन स्ट्रीम से, उनको हम इंक्लूड करने का प्रयास करें। इस चीज़ के ऊपर चर्चा करी जाती है। साथ में और भी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स की बात करते हैं। मोबाइल ऐप्स तैयार कर सकते हैं, सैटेलाइट इमेजिंग का किस तरीके से यूज़ करके आप डेटा कलेक्ट करके सारी चीज़ें कर सकते हैं। लोन, क्रेडिट कार्ड्स जो बनाए जाते हैं उनमें किस तरीके से आप काम करेंगे, वो कितने एफिशिएंट हो सकते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो ये बात करते हैं कि हमें जो फार्म रिफॉर्म्स हैं, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हैं, उनकी इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ानी है। इस चीज़ के बारे में आप पढ़ सकते हैं, मुख्य है आपके लिए। फिर ये एक छोटी सी खबर है जिसके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि जो श्रीलंका और इंडिया है उनके जो मैरीटाइम बॉर्डर्स हैं वो क्लियर नहीं है। इससे दिक्कत ये आ रही है कि जो फिशरमैन वगैरह हैं वो श्रीलंका के जोन में चले जाते हैं, जो एक्सक्लूसिव जोन्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा यूएन क्लॉज में। तो अगर वो उनके मैरीटाइम बॉर्डर्स के अंदर एंटर कर जाते हैं तो फिर उससे टसल्स होते हैं, कभी कभी बोट्स को जब्त कर लिया जाता है। अभी खबर आई है कि 4 जो फिशरमैन हैं उनको मार डाला गया है श्रीलंका के द्वारा। तो इसके ऊपर वो चर्चा है। ये महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसके बारे में बात करिए। यहाँ पर कहा जाता है कि जो शिपिंग इंडस्ट्री है इसमें बाहर के शिप्स जो है वो ज़्यादा फ़ायदा उठा पा रहे हैं। इंडिया से कोई बड़ी शिपिंग इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई है। हमारे जो पोर्ट्स हैं वो भी शिपिंग इंडस्ट्रीज़ को कैटर करने के हिसाब से बनाए जाते हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को पुश देने के हिसाब से नहीं बनाए गए। साथ में कहा जाता है जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जैसे सागरमाला का प्रोजेक्ट है या फिर और भी जो शिप पोर्ट बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमें अपना जो यूथ है, जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड अभी जो सबसे बड़ी एडवांटेज बना है, हमें उसका यूज़ करना चाहिए। हमें अपनी यूथ पॉपुलेशन के बारे में समझना चाहिए। उनको सिर्फ नंबर की तरह, ऐसा नहीं कि हाँ 100 आदमी है, हमें उनको स्किल्ड बनाना है और स्किल बेस्ड स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी अपने कोस्टल रीजन की। जब हम स्किल बेस्ड ट्रेनिंग करेंगे, उनकी अपनी कोस्टल स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं सी में भी हमारा दबदबा होगा और कहीं ना कहीं हम ट्रेड में भी, जो सी ट्रांसपोर्टेशन है, सी ट्रेड है, उसमें भी अपना हाथ आजमा पाएंगे। यहाँ पर राइटर कहते हैं कि दुनिया के कोई भी जहाज़ की बात कर लीजिए, कोई भी जहाज़ की कंपनी की बात करें, उसमें इंडिया के कोई ना कोई आपको मिल जाएंगे। चाहे उसमें आप देखें जो कमर्शियल हेड है, जो इंडियन क्रू है, वो सब मतलब कहीं ना कहीं भारतीयों का योगदान उन कंपनियों में रहता है। तो क्यों ना खुद की कंपनियां बनाई जाए, खुद की बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज पे भी ध्यान दिया जाए। और यहाँ पर राइटर सरकार के सहयोग की बात करते हैं। इसके बाद आज का महत्वपूर्ण चौथा आर्टिकल है एजुकेशन के ऊपर। अब देखिए, एक छोटी सी कहानी है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक परिवार है जिसमें 4 लोग हैं। एक
माँ, बाप और 2 बच्चे। अब दिक्कत ये आती है कि ये बच्चा जो है ये 7th क्लास में है और ये बच्चा जो है वो 10th क्लास में है। दोनों को ही कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है। दिक्कत यह है कि घर में एक ही मोबाइल फ़ोन है, तो या तो ये अटेंड करेगा या तो ये अटेंड करेगा। इस तरीके की बहुत सारी परेशानी है। ये तो एक छोटा-मोटा केस मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीके की बहुत सारी परेशानियाँ जो हैं, वो इस समय में, इस लॉकडाउन के समय में देखने को मिली है। जहाँ पर राइटर कुछ स्टफ़, जो कुछ डेटा है उसको हमारे साथ शेयर करते हैं। ये हमें बताते हैं कि यूनेस्को ने बताया है कि कितना नुकसान हुआ है। 3.5 से लेके 5 महीने तक का लॉकडाउन लगाया गया है, स्कूलों को बंद रखा गया है एट एन एवरेज। इतने लंबे समय स्कूल को बंद रखने से बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। बच्चों के पास किताबें नहीं है पढ़ने के लिए, ऑनलाइन एक्सेस करने के लिए भी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। तो इस जगह पर राइटर कहते हैं कि बहुत ही सुनहरा मौका है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा एडवांटेज वाला सिचुएशन आ गया है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजी है, टेलीविज़न है, रेडियो है, इनके द्वारा आप एजुकेशन दे सकते हैं। यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की भी चर्चा करी जाती है और उसमें जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उन्होंने बताया था कि हम किस तरीके से टीवी के माध्यम से भी एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम करेंगे। जो ऑडियो वेव्स हैं उसके द्वारा भी हम एजुकेशन प्रोवाइड करने का, एयर वेव्स हैं उनके द्वारा हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, इंटरनेट है उसके द्वारा भी हम एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम करेंगे। तो ये काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। और जो एक रेगुलर बेसिस पे स्कूल जाके एजुकेशन इम्पार्ट करने का सिस्टम था उसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और जो सोर्सेज हैं एजुकेशन एक्सेस करने के उनको भी हम बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने काफ़ी डेटा प्रोवाइड किया है, जो हो सकता है इसको आप पढ़ें तो आपको अपने काम का डेटा इसमें से मिल जाए। अब यहाँ तक तो सारी बातें हो गई। कहीं ना कहीं आपको ये देखना पड़ेगा कि जो कोलैबोरेशन है या फिर आप देखिए अंडरस्टैंडिंग जो बनाई जाएगी वो सिर्फ भारत के हिसाब से नहीं बनाई जाएगी। हमें ग्लोबल लेवल पे सबको मिल के साथ में काम करना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबली स्टूडेंट्स जो है वो सफ़र किए हैं या फिर पूरी दुनिया में जो स्टूडेंट्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं एक ग्लोबल मॉडल ऑफ एजुकेशन तैयार करना होगा और एजुकेशन जो है वो ग्लोबली हमें एक नए आइडिया के साथ इम्पार्ट करनी होगी, देनी होगी। तो ये आज की महत्वपूर्ण चर्चाएं थी। पहले हमने बात की यूएस और ईरान के रिलेशंस के बारे में कि किस तरीके का इनका इक्वेशन बनने वाला है। दूसरी तरफ मैंने आपको एजुकेशन और शिपिंग के बारे में भी बता दिया और किस तरीके से नए नए फार्म या फिर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स तो आते हैं लेकिन उनका ग्राउंड पे उतना इफेक्टिवनेस या ग्राउंड पे जो चेंज मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इसके बारे में हमने चर्चा की। तो आज की डिस्कशन के लिए इतना ही। जय हिंद। अगली बार मतलब 26 तारीख कल हम मिलते हैं। कल रिपब्लिक डे भी है, देखते हैं कल किस चीज़ की चर्चा होती है। वैसे कल तो किसानों की भी रैली निकलने वाली है, देखते हैं क्या होता है कल, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल के डिस्कशन में। आज यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।